क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। वेरी गुड मॉर्निंग। खा पी के नहीं आया? गुड मॉर्निंग। चलो वेलकम टू द न्यू सब्जेक्ट। कुछ बच्चों ने ग्रुप 2 स्टार्ट कर लिया ऑलरेडी, कुछ की अभी शुरुआत होगी, है ना? किस किस की शुरुआत है ग्रुप 2 की? अभी शुरू किया अभी? अच्छा ठीक। अभी और कोई सब्जेक्ट नहीं किया? FM हो गया ना, तो फिर शुरू कर चुकी हो फिर ग्रुप 2। फिर तो सेकंड पेपर हो गया ग्रुप 2 का, ठीक है ना? और ग्रुप 1 दिया है आप लोगों ने? ग्रुप 1 अभी क्लियर है? अच्छा चलो बढ़िया, फिर ठीक है। आपका दोनों दिन है? जनवरी किस किस का जनवरी है? ग्रुप 2 चलो ठीक है। तो पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है? कुछ बच्चे जान रहे ऑलरेडी, कुछ नहीं जानते, कुछ पढ़ चुके हैं। सोनिया ऑलरेडी कर चुकी है एक बार। तो माई सेल्फ CA सौरभ जिंदल। मैंने CA क्लियर की थी 2013 में। लास्ट 10 ईयर्स से आई हैव बीन टीचिंग, और कोर सब्जेक्ट मेरे जो पढ़ा रहा हूँ मैं, दैट इज़ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है? 2 सब्जेक्ट्स मेनली आई टीच। सब्जेक्ट कॉस्टिंग का इजी है, ठीक है? ये हमने यही सोच के चलना है, क्योंकि कई बार थोड़ा सा हुआ बना रहता है कि मुश्किल है सब्जेक्ट। मुश्किल कब लगता है कोई भी सब्जेक्ट कि अगर हमें उसके ऊपर कंसेप्चुअल ग्रिप नहीं है, ठीक है? अगर हमें कोई भी चीज़ कंसेप्चुअली हमें समझ में आ रही है कि क्या सब्जेक्ट कहना क्या चाह रहा है, हमें कोई टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली ईजी बन जाती है, ठीक है? तो डरना नहीं है इस सब्जेक्ट से। लेंथी है, बल्कि है, ठीक है? ग्रुप 2 में, बट इन कंपैरिजन टू ग्रुप 1 तो ग्रुप 2 कंपैरेटिवली इजी है, ठीक? क्योंकि टैक्स और लॉ जितना बल्कि है उतना बल्कि नहीं है कॉस्टिंग। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, स्कोरिंग बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना? अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है ग्रुप 2 का। उसका कारण क्या? ऑडिट जो है थ्योरी है, ठीक है? FM SM में 50 मार्क्स FM प्रैक्टिकल है, बट SM फिर थ्योरी है। थ्योरी में स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना? क्योंकि उसको याद करना, लैंग्वेज उस तरह से याद करना, सेक्शंस याद करने, ऑडिट के एसेस याद करने, ठीक है? बट ये बीइंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग। और हमारे पास एग्जांपल्स हैं स्कोरिंग की। लास्ट बैच में ही एक स्टूडेंट था किंशुक, जिसने स्कोर किए थे 77 कॉस्टिंग में। 85 की अटेम्प्ट थी सिर्फ। जिस दिन पेपर देकर आया उसी दिन उसने बोल दिया था कि सर 85 की अटेम्प्ट है मेरी, मुझे नहीं पता कितने आएंगे, ठीक है? बट 77 आए थे। चलो 71 मान लो, 6 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिले थे उस पेपर में, क्योंकि 3 MCQs गलत थे पेपर के, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड कि हम कुछ चीज़ों पे ध्यान दें। क्या चीज़ें? कि क्लास में ध्यान से सुनना है, जितना हम लोग कर रहे हैं क्लास में वो समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है? दूसरी चीज़, जितना भी होमवर्क होगा, प्रैक्टिस बुक्स होंगी, वो सारी की सारी आपने सॉल्व करनी ही करनी है, राइट? तो अगर इतनी चीज़ें भी कर ली, जितने टेस्ट हैं सारे टेस्ट देने हैं, जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, बुक के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन अगर उतना कर लिया ना, कोई नहीं रोक सकता हमें कि 60 मार्क्स से नीचे हमारे आए कॉस्टिंग। एग्जाम्पशन ईजिली आ सकती है। और अभी तक तो ICAI की बड़ी कृपा रही है कि May 24 ऑनवर्ड से कॉस्टिंग का पेपर ठीक आ रहा है, बहुत मुश्किल पेपर नहीं आ रहा, बट एवरी टाइम वो कॉन्सेप्ट्स पे टेस्ट करेंगे आप, ठीक है ना? अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज, अगर आप कहो कि कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी नहीं है तो सिर्फ क्वेश्चंस कर ले, आप 1000 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, उसके बाद भी जो एक क्वेश्चन आएगा वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, समझ में आना हर चीज़,
कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को, वो समझ में आना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, हम फॉर्मूलाज आएंगे हमारे पास, बट हम उसको भी कहेंगे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है कि अगर कोई चीज़ है तो क्यों है हमारे पास, अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक आता है कि जो फॉर्मूला है जिसकी कोई डेरिवेशन नहीं है हमारे पास, EOQ का एक फॉर्मूला आएगा हमारे पास, उसकी डेरिवेशन नहीं है कोई, वो दिया गया कि हाँ वो ऐसे ही है फॉर्मूला, बट क्यों पढ़ रहे हैं उसका लॉजिक है हमारे पास। ठीक है, 100% कॉन्सेप्ट्स हैं। करेंगे कैसे हम लोग, सबसे पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ICI का मॉड्यूल करेंगे। ठीक है, जब ये दो चीज़ें कवर हो जाएंगी फिर मेरी बुक के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसमें से जो मुश्किल क्वेश्चंस होंगे मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे मैं होमवर्क दूंगा आपको। ठीक, 4 बुक्स आपको मिलेंगी इसमें, कॉन्सेप्ट बुक, ठीक है, दूसरी सॉल्व्ड क्वेश्चन बुक, तीसरी प्रैक्टिस बुकलेट। ठीक है, प्रैक्टिस बुकलेट आपने खुद सॉल्व करनी है, खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद हम क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। और 4th बुक मिलेगी समरी बुक। ठीक है, तो 4 बुक्स आपको मिलेंगी इसमें, कोई और बुक्स इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना हम लोग करेंगे मोर देन सफिशिएंट है। आप इधर उधर से बुक्स कोई और टेलीग्राम से मिल रही है, कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा अपना दिमाग खराब करोगे। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज, मतलब कर करा के हमारे पास लगभग 500 to 600 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे हमारे जो क्लास में होंगे। ठीक है ना, चाहे वो टेस्ट सीरीज की फॉर्म में है, चाहे वो प्रैक्टिस बुकलेट की फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में, आराम से इतने हमारे पास क्वेश्चंस हो जाएंगे, मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो। ठीक, चलो अब बताता हूँ पेपर की आपको आउटलाइन कि क्या कुछ किस तरह से आएगा। तो ये है पेपर 4 हमारे पास। एक चीज़ आप लोगों ने और करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर बैच में कहता हूँ बट करता कोई नहीं है, मैं हर बैच में, कि जो आप आज पढ़ रहे हो ना वो आपने आज ही रिवाइज करना है। ठीक है, मैं एक 3-day स्ट्रैटेजी बताता हूँ हमेशा। वो क्या होता है कि जो हमने आज किया, हमारी हर रोज़ अराउंड 2 hours 2.5 hours की क्लास रहेगी। ठीक है, जो हमने आज किया उसको घर जाके 1 घंटा देना ही देना है आज ही। ठीक है, फिर अगले दिन आपको फिर से उसे आधा घंटा देना है, 3rd डे उसे फिर से 15 मिनट देने हैं। ठीक है, पहले दिन दोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरे दिन उसका आधा टाइम, तीसरे दिन उसका भी आधा टाइम। अगर ये 3 दिन आपने रिवाइज कर लिया उस चीज़ को, आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को। ठीक है, आपकी रिटेंशन जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट एंड ऑल पे आएंगे तो हर रोज़ कुछ ना कुछ, किसी भी दिन कुछ भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर रिवीजन करनी पड़ेगी अब आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, किसी भी दिन कोई MCQ टेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्लास में, बिसाइड्स द अदर टेस्ट, जो टेस्ट वो है वो अलग है। किसी भी दिन हम कोई क्विज कर सकते हैं क्लास में, कोई MCQ टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना है आपने। चलो अब ये आपका पेपर 4 जो है, दिस इज 100 मार्क्स का पेपर है पूरा। किसी ज़माने में ये 50 मार्क्स का पेपर हुआ करता था जब ये FM के साथ था। हमारे टाइम पे ये कॉस्टिंग 50 मार्क्स की थी, चैप्टर इतने ही थे, चैप्टर इससे ज़्यादा ही थे, इतने थे ऑलमोस्ट चैप्टर, बट वो 50 मार्क्स में थे। बट इसमें इतना कंटेंट है कि 100 मार्क्स आराम से बन सकता है पेपर, इसीलिए इन्होंने इसको अलग किया। FM में उतना कंटेंट नहीं है, FM के कितने चैप्टर्स, गिन के 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कॉस्टिंग में हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं करने वाले। अब 100 मार्क्स की डिवीजन कैसे होगी, 30 मार्क्स आपके MCQ हैं। ठीक है, और बाकी का जो पेपर है दिस इज MCQ हमारे पास आएंगे 30 मार्क्स के, बाकी का हमारे पास आएगा प्रैक्टिकल पार्ट जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है हमारा 70 मार्क्स का।
ये हमारे पास 70 मार्क्स। अब 30 मार्क्स की जो डिवीजन है इसमें हमारे पास 2 केस स्टडीज आएंगी, ठीक। 30 मार्क्स में हमारे पास 10 मार्क्स की 2 केस स्टडीज आएंगी, $10 मार्क्स ईच, ठीक है। 2 केस स्टडीज हमारे पास 10-10 मार्क्स की आएंगी। अब केस स्टडी क्या है? केस स्टडी कोई एज सच अलग चीज नहीं है। केस स्टडी में क्या है, जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वो उसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का केस स्टडी बना के डाल देते हैं, ठीक है। तो जितनी केस स्टडीज ICAI मॉड्यूल की है सारी करेंगे हम लोग, और उसके बाद एंड में देखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम हमारे पास जो ICAI की बुकलेट है, ठीक है, जो MCQ बुकलेट है, हम उसमें से भी जो मुश्किल केस स्टडीज होंगी वो हम पिक करके हम वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी ऐसा दिस केस स्टडी से घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे उसी का ही पार्ट बन के केस स्टडी रह जाएगा हमारे पास, ठीक। तो 20 मार्क्स यहाँ पे कवर हो गए। उसके बाद आपके पास 5 MCQ आएंगे, 2 मार्क्स के 5 MCQ आएंगे, वो भी नॉर्मली प्रैक्टिकल बेस्ड ही होते हैं। 5 MCQ ये आ जाएंगे 2 मार्क्स ईच। ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड ही होता है, थ्योरी बेस कभी होता है कि कोई अगर वो एक MCQ पूछ ले, बट नॉर्मली प्रैक्टिकल बेस्ड MCQ ही आएंगे साथ, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स का था। उसके बाद आपका आ जाता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, 70 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें आपको ऑप्शन मिलेगी, जो 70 मार्क्स हैं इसमें आपको ऑप्शन मिलती है, एक क्वेश्चन की आपको ऑप्शन मिलेगी। MCQ पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारे पास, ठीक है। वैसे होनी चाहिए थी नेगेटिव मार्किंग, बट इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा रहम कर लिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं देंगे, ठीक है। चलो अब 70 मार्क्स में क्या है, 70 मार्क्स वाले में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा, ठीक है, 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 14 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है कि ये तो अटेम्प्ट करना ही करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब ये 14 मार्क्स कैसे, 5-5-4 ऐसे करके पूछ सकता है 3 क्वेश्चन, ठीक है, 1A 1B 1C कि 5 मार्क्स का एक, 5 का एक, 4 का एक, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 to 6 आएगा, जिसमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहेगा, वो डिवीजन किसी भी तरह से कर सकते हैं, 8 और 6 की डिवीजन कर सकते हैं, 5-5-4 की डिवीजन कर सकते हैं, जैसे मर्जी डिवीजन कर ले, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर कि उसने लेंथी कितना बनाना है पेपर। ये जो 6th क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस विल बी प्योरली थ्योरी, ये प्योरली आपका थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये 2 to 6 में आपने कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट एनी 4। तो ये बनता है आपका 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अब जो बाकी के 4 क्वेश्चन है, 6th तो प्योरली थ्योरी है, 2 to 5 में भी वो 2 मार्क्स की या कुछ भी थ्योरी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग साथ साथ थोड़ा थोड़ा थ्योरी पार्ट भी कवर करेंगे, और थ्योरी वो पूछ रहा है, पेपर लेंथी होगा ही होगा, पेपर लेंथी ही बन रहा है कॉस्टिंग का, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहा है कि जो क्वेश्चन पहले 8 मार्क्स में पूछा करता था वही क्वेश्चन अब 5 to 6 मार्क्स में आ रहा है, लेंथ उतनी है क्वेश्चन की, ठीक है, कवरेज ज्यादा कर रहे हैं चैप्टर्स की, कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना हमें, ठीक है, एक भी चैप्टर हमें छोड़ के नहीं जाना एग्जाम में, सारे चैप्टर्स करने ही करने हैं, मुश्किल लगे इजी लगे करना ही करना, ये मान के चलो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन से चैप्टर से ज्यादा आ जाएगा। दूसरी चीज, एग्जाम के पास कोई भी वीडियो ABC एनालिसिस वगैरह की मत देखना,
ठीक है, कि ये ए कैटेगरी को चैप्टर है, ये बी कैटेगरी है, ये सी कैटेगरी है, ठीक है, मैं कभी नहीं करता ABC। आपको क्या पता है, इंस्टीट्यूट एक अटेम्प्ट में 12 नंबर का सिर्फ एक ही चैप्टर बजटरी पूछ रहा है, अगली अटेम्प्ट में वो पूछ ही नहीं रहा बजटरी, वो 15 नंबर का मार्जिनल कॉस्टिंग ही पूछ रहा है, तो आप कैसे ABC करके चले जाओ। ठीक है, बहुत वीडियोस मिल जाएंगी आपको एग्जाम के पास ABC एनालिसिस की, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। मैं नहीं करता कभी भी ABC एनालिसिस, मैं कहता हूँ हर चैप्टर की इक्वल इंपॉर्टेंस है, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, तो इस चीज़ में बिल्कुल नहीं जाना कि कोई चैप्टर हम छोड़ जाएं, मुश्किल लग रहा है, नहीं। जितनी क्वेरीज है क्लास में पूछो, n नंबर, नहीं समझ, जब तक नहीं समझ में आ रहा मेरे को मत बढ़ने दो आगे, ठीक है ना, बार बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी क्वेरीज हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। माइंड में किसी भी तरह का सिली से सिली क्वेश्चन है ना, पूछ ला, कोई बात, ठीक है ना, हंसी लेंगे सारे, मज़ा ही आ जाएगा और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। एक चाइनीज सेइंग है इस बारे में, वो कहता है कि इफ़ यू आस्क योर डाउट यू माइट फील लाइक अ फूल फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट के लिए लोग आपको बेवकूफ़ समझ लेंगे। अगर आप नहीं पूछोगे, इफ़ यू डोंट आस्क योर डाउट यू माइट रिमेन अ फूल फॉर लाइफ टाइम, वो चीज़ लाइफ टाइम फिर आपको करती रहेगी कि ये चीज़ तो हमें समझ में आई नहीं, ठीक है ना। और आगे जाके फाइनल्स में भी आपको पढ़ना है स्ट्रैटेजी, कॉस्ट मैनेजमेंट, SCMP। तो बेस ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का बेस क्लियर होना ज़रूरी है। जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका बेस, फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होनी ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं चैप्टर्स हम लोग कौन कौन से कवर करने वाले हैं और किस ऑर्डर में हम लोग कवर करेंगे। टोटल 16 चैप्टर्स हैं हमारे पास जो कवर करने हैं। बुक में आपको एक चैप्टर एक्स्ट्रा मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, जो अब नहीं है हमारे पास, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया था, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम नहीं करेंगे, उसने इजी वाला एक चैप्टर उठा के डिलीट कर दिया, करना था मुश्किल वाला करता डिलीट, इजी वाला डिलीट कर दिया वो एक चैप्टर। तो हमारे पास सबसे पहला चैप्टर आएगा जो कि है बेसिक्स, जो हम लोग आज करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा मटेरियल कॉस्टिंग, थर्ड हमारे पास रहेगा लेबर कॉस्टिंग। ऑलमोस्ट मॉड्यूल का ही ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं उसी ऑर्डर में ऑलमोस्ट हम लोग करेंगे, सिर्फ एक चैप्टर जो है वो आगे पीछे करेंगे हम लोग। उसके बाद हमारे पास आएगा ओवरहेड कॉस्टिंग, इस ऑर्डर में करने का ना कारण है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने इस ऑर्डर में दिया है तो हमें उसी ऑर्डर में करना है, क्योंकि जब मैं FM पढ़ाता हूँ, मैं FM कभी भी इंस्टीट्यूट का ऑर्डर नहीं फॉलो करता, मैं आगे पीछे पढ़ाता हूँ सारी। कॉस्ट शीट, उसके बाद हमारे पास 7th चैप्टर आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स। एट्थ चैप्टर हमारे पास आएगा रिकॉन्सिलेशन का। बुक में मॉड्यूल में ये 7th और 8th चैप्टर एक ही चैप्टर है, ठीक है, लेकिन मैं इसको अलग अलग चैप्टर्स बना के पढ़ाता हूँ, रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये रिलेटेड चैप्टर्स हैं दोनों ही। रिकॉन्सिलेशन बुक में आपको यहाँ तक आपका मॉड्यूल 1 है बुक का, ठीक है, और बुक एक मिनट, अच्छा, उसके हिसाब से मॉड्यूल के हिसाब से आपका 7th और 8th चैप्टर वो एक ही चैप्टर है। इसके बाद हमारे पास 9th चैप्टर आएगा
यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। टेंथ आएगा जॉब कॉस्टिंग। इलेवेंथ आएगा हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर आएगा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। थर्टीन्थ आएगा हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहाँ पे एक वेरिएशन बस कर रहा हूँ कि मॉड्यूल में आई थिंक स्टैंडर्ड से पहले सर्विस कॉस्टिंग है, बट सर्विस कॉस्टिंग हम एंड में करेंगे। 14th हमारे पास आएगा मार्जिनल। फिफ्टींथ विल बी बजटरी कंट्रोल। और 16th लास्ट चैप्टर हम लोग करेंगे सर्विस कॉस्टिंग। इस मॉड्यूल में सर्विस कॉस्टिंग आई थिंक स्टैंडर्ड से पहले है। इसी ऑर्डर में हम लोग चैप्टर्स करेंगे सारे। ठीक है, लिख लिया सबने? करें स्टार्ट। चलो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज बेसिक्स। सबसे पहली चीज तो हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका ही मीनिंग क्या है। तो सबसे पहली टर्म जो हमारे पास आती है दैट इज कॉस्ट क्या है। हम लोगों ने कॉस्टिंग कहा, तो कॉस्ट क्या है हमारे पास। वर्ड तो बहुत बार सुना है कॉस्ट, ठीक है। लेमैन की लैंग्वेज में बताओ कॉस्ट का मतलब क्या होगा। बताओ। प्राइस कि अगर हम मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं तो हम उसके लिए क्या प्राइस पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए कॉस्ट है, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या प्राइस पे कर रहे हैं, दैट इज अ कॉस्ट फॉर अस, ठीक। तो कॉस्ट क्या है, इट इज एन एक्सपेंस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या हम लोग कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं, उसके लिए जो भी हम प्राइस पे कर रहे हैं वो हमारे लिए कॉस्ट है। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है, वो क्या, कि अगर कोई भी ऐसा खर्चा या ऐसी पेमेंट हमने की है जो हमें वापस आ जाएगी, वो मेरा कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट वो चीज है जो पैसा हमने पे किया वो वापस नहीं आएगा हमें, ठीक है। अगर आपने फ्रेंड को पैसा दिया, देना नहीं है वैसे, अगर दिया गलती से, ठीक है, अगर वो लग रहा है आपको कि पैसा वापस आएगा तो वो कॉस्ट नहीं है। अगर नहीं आया तो फिर कॉस्ट है, ठीक है। जिन्होंने ग्रुप 1 पढ़ा है, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। वो क्या है कि मैंने किसी से सामान खरीदा, ठीक है, मैंने किसी से गुड्स बाय किए और उसने मुझे 10,000 रुपए के गुड्स थे,
ठीक है, उसके ऊपर उसने 18% का जीएसटी लगा के मुझे दिया, तो मैंने उसको पेमेंट कितनी की, 11,800 की, 11,800 की मैंने उसे पेमेंट की, ठीक है, जिसमें 10,000 की वैल्यू है प्लस 18% का जीएसटी है। अब मेरे पास भी जीएसटी है, जब मैं बिलिंग करूंगा तो मैं भी जीएसटी लगाकर ही आगे सामान बेचूंगा, ठीक है। ये जो इसमें से ये जो जीएसटी वाला पार्ट है इसका मैं आईटीसी ले लूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब कि जब मैं सेल करूंगा उस सेल में से मैं इस 18% जीएसटी को एडजस्ट कर दूंगा जब रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटी की, ठीक है। तो ये पैसा तो मेरे पास वापस ही आ जाएगा ना जीएसटी का, तो ये मेरी कॉस्ट नहीं है, राइट। तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कोई भी वो चीज है, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जहां पर पेमेंट हो रही है लेकिन पैसा वापस नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। तो वो चीज हमारे पास क्या है, कॉस्ट है। इट इज एन एक्सपेंस फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस जहां पर पैसा वापस नहीं आएगा। अब ये सब्जेक्ट को जब हम बुलाते हैं ना तो अलग अलग नेम से बुला देते हैं, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंसी, सेम ही है चीज, हम तो कह रहे हैं एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन हर टर्म में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि कॉस्टिंग क्या टर्म है, अगर मैं वर्ड यूज करूं कॉस्टिंग, 3 टर्म्स अलग अलग यूज करूंगा, एक कॉस्टिंग, एक हम यूज करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरी टर्म हम लोग यूज करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक। अब कॉस्टिंग क्या चीज है, कॉस्टिंग है कि कोई भी प्रोसेस जिससे हमें पता चले कि खर्चा कितना हुआ है। आप मूवी देखने गए, ठीक है, अब मूवी देखने गए, मूवी की टिकट पे खर्चा हुआ, ठीक है, पॉपकॉर्न खाए उसका खर्चा हुआ, कोल्ड ड्रिंक पी उसका खर्चा हुआ। अब जब घर आओगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि कितना खर्चा करके आए हो मूवी पे, पता करेंगे, आपने कहा जी 1,000 रुपए का खर्चा हुआ, वो कह रहे कैसे बताओ, आप बिल दिखाओगे, ठीक है ना, कि ये देख लो ये बिल है, ये 1,000 रुपए का खर्चा हुआ है, या गूगल पे दिखा दोगे ये लो 1,000 रुपए की पेमेंट की है आपने, ठीक है। इट इज सो, इसको बोलते हैं कॉस्टिंग। क्या वो पता कर रहे हैं कि कहां कहां पर खर्चा हुआ है, द प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ असर्टनिंग द कॉस्ट। तो कॉस्टिंग हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ ascertaining cost, कि कैसे हमें पता चले कि खर्चा हुआ है, राइट। अगला प्रोसेस, अगली चीज आती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। बचपन में आपने अकाउंटिंग वर्ड पढ़ा है +1 में, ठीक है, क्या था अकाउंटिंग, जब बेसिक डेफिनेशन जब स्टार्ट किया आपने +1 कॉमर्स, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, कहते हैं हमने आइडेंटिफाई कर लिया कॉस्ट को कि खर्चा कितना हुआ है 1,000 रुपए का, अब उसे क्लासिफाई करो कि उस 1,000 रुपए में से मेरा टिकट का खर्चा कितना था, खाने पे खर्चा कितना हुआ, उसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन करके उसे रिकॉर्ड करना है, अलग अलग हेड्स में हमें उसे रिकॉर्ड करना है कि अगर, अब मान लो कि अगर हम शर्ट बना रहे हैं, ये शर्ट बना रहे हैं, तो वो बिजनेसमैन जानना चाह रहा है कि इस शर्ट को बनाने में कपड़े का खर्चा कितना है, स्टिचिंग का खर्चा कितना है, उसको प्रेस करवाने का खर्चा कितना है। तो वो जितना भी एक्सपेंस है, जितनी भी कॉस्ट है, उसको अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई करता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या चीज है। कॉस्ट अकाउंटेंसी है जब आपने अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई कर लिया,
ठीक है, आपको पता चल गया कि टिकट पे खर्चा कितना था, पॉपकॉर्न पे कितना था, कोल्ड ड्रिंक पे कितना था। तो अब आप अगली बार के लिए आपको याद रहेगा कि अच्छा पॉपकॉर्न पे इतना खर्चा था, इस बार नहीं करना, या इस बार डबल करना है खर्चा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पे इतना था, इस बार नहीं करना, या इस बार डबल करना है खर्चा। ठीक है, तो अकाउंटेंसी क्या है कि जो आपने पहले कॉस्टिंग में आइडेंटिफाई की चीज, फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने रिकॉर्ड भी कर ली, अब वो चीज को यूज करके आप कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। एक बिजनेसमैन ने देखा कि अगर एक शर्ट को बनाने के लिए मेरा स्टिचिंग का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, अब वो वहां से आइडेंटिफाई कर सकता है कि अच्छा इसको अब देखने की जरूरत है। अगर उसको क्लासिफाई ना किया होता कि एक शर्ट को बनाने के लिए टोटल 1000 रुपए का खर्चा है, उसको पता ही नहीं है किस किस चीज पे खर्चा हो रहा है, तो वो कैसे करेगा? अगर उसको लग रहा है कि ये खर्चा ज्यादा हो रहा है लेकिन उसको डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ही नहीं पता कि किस चीज पे कितना खर्चा हो रहा है, तो वो कैसे पता करेगा कि मैं कपड़े वाले खर्चे को कंट्रोल करूं, थोड़ा सा कम करूं, या स्टिचिंग वाला मास्टर मेरा जो है वो ज्यादा ले रहा है पैसा, या प्रेस वाला पैसा ज्यादा हो रहा है, कौन सा पैसा ज्यादा हो रहा है उसको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? यूजिंग द इंफॉर्मेशन, यूजिंग अबव इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। जो हमने कॉस्टिंग में आइडेंटिफाई की, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने रिकॉर्ड की, अब कॉस्ट अकाउंटेंसी में हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। यूजिंग अबव इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, टर्म्स क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कर लिख लो इसको। ये सिर्फ बेस के लिए है, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, थ्योरी क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया इस पे। ठीक है, जस्ट टू क्लियर द बेस कि हम टर्मिनोलॉजीज जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वहाँ मैं मार्क करवाता रहूँगा कि ये पार्ट, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। ठीक है, लिख लिया सबने? चलो, अब अगर यहां से भी पढ़ोगे सेम ही चीज है। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। की कॉस्ट हमें पता कैसे चलेगा कि खर्चा कहां पर हो रहा है, राइट? These technique consist of principles and the rules which govern the procedure for ascertaining the cost of product and service। तो यहाँ पे principles, जैसे अकाउंट्स में पढ़ते हैं वहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं? वो भी तो एक रूल्स बताते हैं कि हमने किसी चीज़ की अकाउंटिंग कैसे करनी है, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, इसी तरह से हमारे सिलेबस में नहीं है, वो CMA के सिलेबस में है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। 24 स्टैंडर्ड्स है कॉस्ट अकाउंटिंग के, वो भी रूल्स डिफाइन करते हैं कि अगर ये आइटम है तो उसको कौन से हेड में लेकर जाना है, इस तरह की आइटम है तो कौन से हेड में लेकर जाना है उसको, सारे रूल्स डिफाइंड है वहां पर। The techniques to be followed for analysis of expenses and the process of the processes of different product or services differ from industry to industry। Obviously जैसे हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन ही है, हर इंडस्ट्री कोई WDV पे लगा रहा है, कोई SLM पे लगा रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। तो बेसिक है क्या कॉस्टिंग? द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। ठीक, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग में बी रिगार्डेड एज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। कंट्रोल ऑफ कॉस्ट अभी समझेंगे हम लोग। ठीक है, बेसिकली उसको अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है, उसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग बोल देते हैं। ठीक, कॉस्ट अकाउंटेंसी में जब हम लोग जाते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। किस लिए करते हैं हम लोग? फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द अबव पर्पस फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। कि जो भी हमने कॉस्ट कलेक्ट की है, उसको क्लासीफाई की है,
उसको हम लोग यूज कर सके फॉर डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पर क्या होगी डिसीजन मेकिंग? बेसिकली डिसीजन मेकिंग होगी, अगर एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो तो कॉस्ट को लेकर वो क्या सोचेगा? ज्यादा होनी चाहिए, कम करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? कम करनी चाहिए। ठीक है, तो वही एक मेजर डिसीजन मेकिंग है यहाँ पर। ठीक, क्लियर है? टर्म्स क्लियर है? पक्का? चलो, अब हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है कि हमारा पर्पस या हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉस्टिंग को पढ़ने के। ठीक है, हम क्या कहते हैं? पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग ये क्यों पढ़ रहे हैं। एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ठीक है, अगर एक बिजनेसमैन कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े तो वो क्यों पढ़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग? बताओ, सोचो। कंट्रोल करने के लिए, वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, ठीक है, पहली चीज तो वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए कि उसको बनाने में कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहला पर्पस है टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट इन मेकिंग अ प्रोडक्ट और डिलीवरिंग अ सर्विस। तो पहली चीज क्या आ गई? पहला हमारे पास पॉइंट आएगा टू आइडेंटिफाई कॉस्ट इनकर्ड। अब कॉस्ट पता होनी क्यों जरूरी है? उसे कॉस्ट पता होनी क्यों जरूरी है? ताकि वो सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई कर पाए अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, अगर उसे कॉस्ट ही नहीं पता होगी, उसे यही नहीं पता होगा खर्चा कितना हुआ है, तो वो सेलिंग प्राइस कैसे सेट करेगा? ठीक है, तो दूसरा जो पर्पस या ऑब्जेक्टिव है दैट इज आइडेंटिफाई द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अब सेलिंग प्राइस पता चल गई, कॉस्ट पता चल गई, इससे हमें क्या पता चल जाएगा? प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हुआ। वो जानना चाह रहा है कि कितना खर्चा हुआ, मैं कितने का बेच रहा हूँ, कितना उस पर मेरा प्रॉफिट है। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव मेरे पास हो गया टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट। ठीक, फोर्थ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फॉर डिसीजन मेकिंग बाय टॉप मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग बाय टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग बाय टॉप मैनेजमेंट। और फिफ्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो आपने सबसे पहले कहा, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना। ठीक है, उसमें हमारे पास दो टर्म्स आएंगी। एक टर्म हमारे पास आती है फॉर कॉस्ट रिडक्शन, एंड कॉस्ट कंट्रोल। ये दो टर्म्स हमारे पास आएंगी, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। अगर हम एज अ लेमैन सोचे तो हमें तो लगेगा सेम ही चीज है, क्या ही फर्क है? कम ही कर रहे हैं हम लोग कॉस्ट को। रिडक्शन भी क्या है? कम करना। कंट्रोल भी क्या है? कि किसी तरह से उसको कम करना कॉस्ट को। लेकिन दोनों टर्म्स में फर्क है। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन अलग चीज है, कॉस्ट कंट्रोल अलग चीज है। फर्क क्या है अब ये सुनना, और ये पॉइंट जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल आ चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द थ्योरेटिकल रीजंस। तो अब समझते हैं हम लोग कि कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में फर्क क्या है। दो चीजें अलग अलग है, रिडक्शन अलग है, कंट्रोल अलग है। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। एक लड़का था, उसके पास सिम थी, एक फोन यूज कर रहा था, उसने गर्लफ्रेंड बनाई है। ठीक है, अब हुआ क्या?
अब उससे बातें करनी है, मेन फोन से तो करेगा नहीं, ठीक है ना, नहीं तो हर समय नंबर बिजी जाएगा। उसने एक और सिम ले ली, ठीक है, चलो अब उसके पास एक सिम तो थी ऑलरेडी, सिम 1 तो उसके पास थी ऑलरेडी, उसने एक और सिम ले ली बातें करने के लिए। 3-4 महीने के बाद हुआ ब्रेकअप, ठीक है। अब जब ब्रेकअप हो गया तो ये जो सिम 2 है क्या अब उसके काम की है? नहीं ना, ये सिम 2 तो अब उसके काम की नहीं रही, फालतू का खर्चा ही है। तो यहां पर उसने क्या किया, वो कह रहा है कि ये जो सिम थी ये मेरे लिए कोई वैल्यू एडिशन तो नहीं कर रही थी, तो उसको हटा दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट रिडक्शन, कि अगर कोई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हो रही हैं, जो वैल्यू एडिशन नहीं कर रही, जो एक्स्ट्रा ही है, जिसका हम एक्स्ट्रा ही पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो उन एक्टिविटीज को हम रिमूव कर दें अगर प्रोसेस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक बिजनेस है जो कि शर्ट्स बना रहा है, वहां पे जब कपड़ा कट हो रहा है, जो कटिंग मास्टर है उसके पास एक बंदा खड़ा है सिर्फ उसको कपड़ा पकड़ाने के लिए। वो कह रहा है यार क्यों खड़ा है ये बंदा, जरूरत ही नहीं है इसकी, वो मास्टर खुद ही वहां से उठा लेगा, काट देगा, 1 मिनट ही एक्स्ट्रा लग जाएगा। वो कह रहा है हटा दो उसको, नॉन वैल्यू एडिशन है वो हमारे लिए, कोई खास वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब एलिमिनेशन ऑफ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उसको कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं। चलो इसका ही पहले लिखवा देता हूं आपको कॉस्ट रिडक्शन का। तो कॉस्ट रिडक्शन में मेरे पास क्या आता है, एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो वैल्यू एडिशन नहीं कर रही है उसको हटा दो, कोई फायदा नहीं है उसका रखने का। इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन, हम काम कॉस्ट को कम कर रहे हैं। अब कॉस्ट कंट्रोल क्या चीज है? कॉस्ट कंट्रोल है कि उसके पास सिम 1 तो थी जो उसकी मेन सिम थी, ठीक है, अब सिम 2 उसने बंद करवा दी थी, ठीक, अब कुछ टाइम के बाद उसने फिर एक गर्लफ्रेंड बना ली। अब वो क्या सोच रहा है, वो कह रहा है सिम तो अब लेनी पड़ेगी एक, लेकिन इस बार खर्चा ज्यादा नहीं करना, क्या पता 3 महीने चले 4 महीने चले, ठीक है। वो कह रहा है खर्चा ज्यादा नहीं करना। उसने अपने माइंड में एक स्टैंडर्ड सेट किया कि मेरा जो है बस महीने का 100 रुपए का खर्चा ही होना चाहिए बस, और ज्यादा मैं रिचार्ज नहीं करूंगा इससे ज्यादा का। अब वो महंगी वाली सिम नहीं लेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सस्ती वाली सिम लेगा कोई। मान लो कि उसने अब यहाँ पर पहले तो उसने लिया था एयरटेल का सिम या जियो का सिम, अब उसने मान लो BSNL का सिम ले लिया। तो यहाँ पर उसने क्या कहा, यहाँ पर उसने ये देखा कि मुझे, उसने स्टैंडर्ड सेट किया अपने माइंड में कि मुझे 100 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं करना है। अब वो क्या करेगा, वो 1 महीने के बाद कंपेयर करेगा कि कहीं 100 से ज्यादा का खर्चा तो नहीं हुआ, ठीक है। अगर हुआ है तो वो उसे कम करने की कोशिश करेगा कि ये जो 100 रुपए था ये उसने अपने माइंड में एक बेंचमार्क सेट किया था, एक स्टैंडर्ड सेट किया था। फिर वो स्टैंडर्ड को एक्चुअल से उसने कंपेयर किया कि क्या ये 100 रुपीज से ज्यादा का तो नहीं हुआ मेरा, अगर हुआ है तो उसे 100 पे लेके आना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन में हमने कहा था नॉन वैल्यू एडिड है उसको हटा ही दो, यहां पर हमने कहा हमने कॉस्ट को लेकर माइंड में एक स्टैंडर्ड सेट किया कि हमारा खर्चा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो उसको किसी भी तरह से हमें कंट्रोल करना है, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या है, कॉस्ट कंट्रोल इज सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, setting standards and then compare with actuals, setting the standards and then compare with actuals, ठीक है, and try to keep actuals to the level of standards and try to keep
actuals to the level of standards. बताओ बेसिक चीज समझ में आई कि क्या है कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में फर्क? ठीक है। अब कॉस्ट रिडक्शन के केस में क्या हमारी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज होगा? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी थी, हमने हटा दिया, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हमारी। ठीक, तो इसमें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट will not be compromised. लेकिन जब कॉस्ट कंट्रोल का केस है, अब उसने BSNL की सस्ती वाली सिम तो ले ली, बट हो सकता है उसका नेटवर्क ही ना इतना अच्छा आ रहा हो, बात ही ना हो पा रही हो, ठीक है ना, फिर तो ब्रेकअप नहीं भी होना फिर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। क्यों? हमारा फोकस किस चीज पर है? यहां पर हमारा फोकस है कॉस्ट को कम करने पर। किसी भी तरह से हमने एक्चुअल्स को स्टैंडर्ड्स पे लेके आना है, चाहे कपड़ा हल्का लगा दो, ठीक है। तो यहां पर क्वालिटी हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट quality of the product might get compromised. ठीक है। अब कॉस्ट रिडक्शन जो है ये हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब टाइम टू टाइम हमें देखते रहना पड़ेगा कि कौन कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है जो हमें हटानी है। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में सब कुछ ही आ जाएगा। मतलब कोई मान लो कि आज आपने कोई मशीनरी ले ली, ठीक है, आपने पहले जो पुरानी मशीनरी थी उस पर 10 लोग काम कर रहे थे, आपने एडवांस्ड मशीनरी ले ली, अब 5 लोग काम कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं बाकी 5 को हटा दो ना, फिर क्यों एक्स्ट्रा सैलरी पे करनी है, हटा दो उसको। कल को आपने और अपग्रेड कर लिया जिसके लिए सिर्फ एक ही बंदे की जरूरत है, तो कह रहा है बाकी 4 को भी हटा दो। ठीक है, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। टाइम टू टाइम आपको अपने बिजनेस में आइडेंटिफाई करते रहना होगा कि कौन कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है, उनको हटाते रहो, प्रोसेस, राइट। तो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल में वो क्या कहता है कि एक बार स्टैंडर्ड्स अचीव हो गए तो बस खत्म, फिर आपको बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, वंस द स्टैंडर्ड्स आर अचीव्ड कॉस्ट कंट्रोल विल स्टॉप। वंस द स्टैंडर्ड्स आर अचीव्ड cost control process will stop. ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन जो है वो आज की बात करता है और वो फ्यूचर की बात करता है कि जब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हटा दी हमने तो फ्यूचर में हम फ्यूचर का देख रहे हैं कि आगे वो एक्टिविटी हमें काम आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी, हटा दो उसमें से। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल जो है वो पास्ट को देखता है, प्रेजेंट एंड पास्ट को। पास्ट को कैसे देख रहा है कि एक्चुअल्स कब हुए, एक्चुअल तो जब खर्चा हो गया पीछे तभी वो कंपेयर करेगा ना, जो खर्चा हो चुका है उसी को कंपेयर करेगा वो। तो वो पास्ट को देखकर वो कंपेयर करता है स्टैंडर्ड से। कॉस्ट रिडक्शन जो है उसका फोकस जो है
प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉस्ट पर है। कॉस्ट कंट्रोल का जो फोकस है दैट इज ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट कॉस्ट, कि पीछे जो खर्चा हो चुका है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन जो है वो एक प्रिवेंटिव फंक्शन है। प्रिवेंटिव कैसे है कि हम लोग उन एक्टिविटीज को हटाकर आने वाले फ्यूचर में अपनी कॉस्ट को रोक सके। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं इट इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन। और कॉस्ट कंट्रोल जो है वो करेक्टिव फंक्शन है, वो करेक्टिव एक्शन है कि एक्चुअल्स जो थे वो स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच नहीं किए, फिर हमने करेक्टिव एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया कि वो जो एक्चुअल्स है उसको कम करना है हमें, राइट? तो इसको बोलते हैं करेक्टिव एक्शन। बुक में उल्टा है, बुक में उल्टा है नारायण मसीह, उसको ठीक कर लेना। बुक में ना, बुक में उल्टा दिया हुआ, बुक में मिस्टेक है, वो ठीक कर लेना। ठीक है, बुक में जब मैंने डिफरेंस दिया ना तो यहाँ पे ये प्रिवेंटिव है और ये करेक्टिव है। ये प्रिवेंटिव है और ये करेक्टिव है। ठीक है, जब बुक्स मिलेंगी आपको तो आप कर लेना उसको। समझ में आया? कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल एक बार रीड करो, कोई डाउट है तो देखो। कॉस्ट कंट्रोल क्या बोल रहा है? पहले स्टैंडर्ड सेट किए थे, वो भी पीछे ही किए थे। जब एक्चुअल में खर्चा कर दिया तो वो भी पास्ट हो गया। ठीक है, तो उसको कंपेयर कर रहा है वो स्टैंडर्ड से। लास्ट वाला पॉइंट प्रिवेंटिव और करेक्टिव वाला। कॉस्ट रिडक्शन क्या बोलता है? कहता है मैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हटाकर अपनी कॉस्ट को बढ़ने से प्रिवेंट कर रहा हूं। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल क्या बोल रहा है? कॉस्ट कंट्रोल कहता है कि मेरे एक्चुअल्स जो थे वो मेरे स्टैंडर्ड से डिफरेंट हो गए। अब मुझे क्या जरूरत है? गलती हो गई ना मेरे, जो मैंने तो सोचा था 100 रुपए का खर्चा करना है, लेकिन वो खर्चा जो था वो 200 का हो गया। अब गलती हो गई, वो कहता है उसको करेक्ट करना है मिस्टेक को, कि हमें एक्चुअल्स को वापस कहां पर लेकर आना है? स्टैंडर्ड्स में। तो इसीलिए कॉस्ट कंट्रोल जो है वो करेक्टिव एक्शन है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चले आगे। चलो, एक टॉपिक फिर आता है हमारे पास, ये तो हो गया कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, सिंपल सा जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाती है। ठीक है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट ही आता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो यहां पर हमारे पास कॉस्ट अकाउंट भी है और फाइनेंशियल अकाउंट्स भी है, दोनों चीजें। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा यूज किया जाता है, वहां पर हम लोग फाइनेंशियल डेटा को कंसीडर नहीं करते। आने वाले चैप्टर्स में भी आप पढ़ोगे कि जहां पर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो हम यहां पर कंसीडर नहीं करते चीजें। ठीक है, हम सिर्फ जो हमारी कॉस्टिंग से रिलेटेड पार्ट है हम सिर्फ और सिर्फ उसे ही कंसीडर करते हैं।
तो फाइनेंशियल वाले पार्ट को हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। यहाँ पर हम बुक्स भी बनाएंगे, चैप्टर आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स, वहाँ पर हम पूरी जर्नल एंट्रीज वगैरह सीखेंगे फिर से, ठीक है। और वहाँ पर हमारे पास दो तरह से आता है कि एक फाइनेंशियल बुक्स अलग बनती हैं, कॉस्टिंग की बुक्स अलग ही बन रही हैं, या दोनों सेम बन रही हैं तो कैसे बनेंगी, ठीक है। अब अगर आप बड़े बिजनेसेस देखोगे वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट ही अलग होता है, जिसका काम ही सिर्फ ये है कि कॉस्टिंग निकालना किसी चीज़ की। उसको फाइनेंशियल वाले से कोई मतलब नहीं है। फाइनेंशियल वाला क्या कर रहा है, कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई बैंक लोन ले रहा है कंपनी, उसको उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। कोई लॉस हो गया, कुछ भी है, उसको उससे मतलब नहीं है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज प्लेस्ड एट अ हायर लेवल, क्योंकि उसने सब कुछ देखना है, उसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी देखनी है और उसने कॉस्ट अकाउंटिंग भी देखनी है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट जो है उसने सिर्फ कॉस्टिंग वाला पार्ट ही देखना है, ठीक। ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। मैनेजमेंट का काम क्या है कि आने वाले समय में हम बेटर कैसे कर सकते हैं, उसका तो यही काम है ना, हम प्रॉफिट्स कैसे बढ़ा सकते हैं अपने। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो नॉर्मली हिस्टोरिकल चीज़ों पे फोकस करता है कि पीछे जो खर्चा हुआ था उसको देख के हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो वो हिस्टोरिकल पे फोकस करता है। लेकिन मैनेजमेंट वाला जो है वो ज़्यादा फ्यूचर पे फोकस करता है कि हम आने वाले टाइम में हम प्रॉफिट्स कैसे बढ़ा सकते हैं अपने। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड विदाउट अ प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम नहीं है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इटसेल्फ काम नहीं करेगी, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही बचा ना फिर तो। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग हो सकता है, इट कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि उसका काम ही सिर्फ कॉस्टिंग वाला पार्ट देखना है। वो कह रहा है फाइनेंशियल वाला नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कॉस्टिंग वाला पार्ट चाहिए बस, ठीक। इसको सिर्फ रीड कर लेना एक बार, एक दो बार पूछा है ये भी थ्योरी के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग, सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 पॉइंट याद रखो बस, ठीक है। अराउंड 4 मार्क्स के आसपास का थ्योरी का आता है क्वेश्चन। 14 मार्क्स का वो नॉर्मली 4 पार्ट बनाते हैं 4 4 4 3, ठीक है। तो ये भी हमारा थ्योरी के लिए बस। क्लियर है? चलो अब यहां से हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। पूरी कॉस्टिंग में ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज होने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, बहुत जरूरी है ये समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की, कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है। Direct cost is any cost which can be identified with 1 unit of the finished product। हम आज कॉस्टिंग कर रहे हैं कि एक शर्ट कितने की बनी है मेरी, ठीक है। एक शर्ट को बनाने के लिए मुझे पता है कि कपड़ा कितना लगेगा, ठीक है। मान लो कि 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा एक शर्ट को बनाने के लिए, और उस 2.5 मीटर कपड़े की कॉस्ट क्या है मुझे वो भी पता है, ठीक है। तो मैं हर एक शर्ट में बता सकता हूं कि मेरे कपड़े की कॉस्ट क्या है, बता सकता हूं मैं, ठीक है। मुझे पता है कि एक शर्ट को बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा, उसकी कॉस्ट 500 रुपये है। ये तो डायरेक्टली मुझे हर एक यूनिट में पता है, क्लियर। अब शर्ट बन रही है, बिजली का खर्चा होगा, मशीन्स चलेंगी, ठीक है। क्या आप बता सकते हो, अब बिजली का बिल आएगा पूरा, क्या आप बता सकते हो कि एक शर्ट को बनाने के लिए बिजली का बिल कितना है, कि एक शर्ट को बना, अब मशीन पे तो 4 मशीन्स लगी है, 4 पे 50 शर्ट एक साथ बन रही है, पंखा चल रहा है, ट्यूब चल रही है, हम कैसे पता चल रहा है, चल सकता है पता, नहीं चल सकता। तो वो मेरी जो चीज़ नहीं पता चल सकती वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो चीज़ मुझे 1 यूनिट में डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकती है वो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने एक सब्जेक्ट की फीस पे की 10,000, ठीक है, फिर एक सब्जेक्ट की 10,000। अब आपको पता है कि हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की फीस कितनी है, पता है ना, ठीक है। अब आप घर से यहाँ आए, आपका पेट्रोल का खर्चा हुआ, आप बता सकते हो कि एक सब्जेक्ट के लिए पेट्रोल का खर्चा कितना होगा, नहीं बता सकते, वो मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट
any cost which can be identified directly with 1 unit of finished product. ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है ये चीज? इसी तरह से हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या आ जाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या आएगी? एनी कॉस्ट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड with 1 unit of finished product. ठीक है, अब जो कॉस्ट तो हमें डायरेक्टली पता है कि अगर 2.5 मीटर कपड़ा लगा 500 रुपए का खर्चा था। अब कॉस्ट अल्टीमेटली क्या है? प्रोडक्ट बेच के अपने कस्टमर से रिकवर करोगे, ठीक है ना? तो वो 500 रुपए तो आप अपने कस्टमर से रिकवर कर लोगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा है ये भी करना तो है ही है ना रिकवर कस्टमर से। उसका प्रोडक्ट बना रहे थे, उसके लिए हमारा खर्चा हुआ है, उसको भी रिकवर तो करना है ना हमें कस्टमर से। तो उसके लिए हमारे पास पूरा एक चैप्टर आएगा ओवरहेड्स का, कि ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है हमें नहीं पता कि 1 यूनिट में कितनी है, बट फिर भी हमें जब सेलिंग प्राइस सेट करनी है उस यूनिट की, उसमें वो कॉस्ट को इंक्लूड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे उसके लिए हमारे पास पूरा एक चैप्टर है जो कि है हमारे पास ओवरहेड्स का चैप्टर। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हर जगह पर यूज होगा कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या चीज है। डायरेक्ट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड डायरेक्टली विद 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आएगा, जैसे कि शर्ट को बनाने के लिए कपड़ा है, वो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है मेरा, ठीक है। उस शर्ट को बनाने के लिए लेबर का खर्चा आएगा, ऐसे ही कि मैंने एक लेबरर को कहा हमारा जॉब वर्क पे है, जैसे जॉब वर्क पे अगर जाएगा तो उसको मैं पर पीस के हिसाब से पेमेंट करूंगा, या कोई भी वर्कर मेरे अंदर भी काम कर रहा है मैं उसको पर पीस के हिसाब से पेमेंट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 1 यूनिट बनाएगा 100 रुपये, ठीक, तो वो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होंगे ऐसे, रॉयल्टी वगैरह आएगी, वो आगे कॉस्ट शीट के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितना भी इनडायरेक्ट है वो सारा कुछ मेरा कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा मेरा ओवरहेड्स में। जैसे मशीनरी का एक्सपेंस किसमें डालेंगे? ओवरहेड्स में। मशीन चल रही है, ठीक है, मशीन बिजली खींच रही है, ठीक है ना, वो बिजली अब 1 यूनिट में तो हमें पता नहीं चलेगा। मशीन की सर डेप्रिसिएशन भी हो रही है सर। ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन भी सर। ओवरहेड्स के चैप्टर में पूरा आएगा हमारे पास, वहाँ पे एक मशीन आर रेट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। वो क्या होता है कि मशीन अगर 1 घंटा चल रही है तो उसको चलने का खर्चा कितना है। मशीन से रिलेटेड जितने भी खर्चे, कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का आ गया, ठीक है ना, उसकी डेप्रिसिएशन आ गई, उसकी ऑयल वगैरह आ गया, उसका कोई केमिकल सोल्यूशन यूज होता है वो आ गया, सब कुछ ओवरहेड्स है। क्योंकि उस मशीन पे सिर्फ एक कपड़ा नहीं बन रहा ना, उस पे तो हजारों कपड़े बन रहे हैं। अब मान लो कि आपने 3 महीने के बाद उसके ऊपर 10,000 का एक रिपेयर का खर्चा किया, अब वो किसी एक पीस में तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना, ठीक है, उस पर तो 3 महीने में इतनी शर्ट्स बन गई, तो वो सब कुछ ओवरहेड्स में आएगा हमारा। हाँ जी, जब हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर करा था उसमें
कि इतने यूनिट्स वो करेगा, तो हम्म। उस केस में फिर वो डायरेक्ट कॉस्ट अगर वो डायरेक्टली यूनिट के बेसिस पे बोल दे, पर वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक यूनिट के लिए कितनी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन आएगी, वहाँ पे या तो होगा लाइफ के बेसिस पर जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में करते हैं, या फिर होगा आर्स के बेसिस पर कि मशीन अगर इतने आर्स चलती है तो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन। वो अगेन हर एक यूनिट में नहीं है पता हमें, ठीक है ना। क्लियर है? और भी डाउट इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में? उसके बाद आ जाता है, तो ये वाला पार्ट जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आए ना आए बट हर चैप्टर में हमारा ये यूज होने वाला है कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट्स बदल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, ये सिर्फ आपने रीड करना है फॉर थ्योरी पर्पस, ठीक है, जस्ट एक बार रीड कर लेना फॉर थ्योरी पर्पस। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, जैसे शर्ट को बनाने की कॉस्ट की कपड़े का कितना, लेबर कितना, बाकी के खर्चे कितने। पीरियड कॉस्ट क्या है, पीरियड कॉस्ट इज विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे कि अकाउंटेंट की सैलरी, स्टेशनरी का खर्चा, वो मेरा डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो नहीं है ना, ठीक है, वो तो मेरे एक पीरियड के खर्चे हैं। मैं क्या करता हूँ, जब पीएडएल बनाता हूँ एंड में खर्चे डाल लेते हैं हम लोग पीएडएल में कि पूरे साल में मेरा या एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी मैंने सैलरी पे की है, कितना मेरा ऑफिस एंड स्टेशनरी का खर्चा हुआ है, राइट, तो उसको बोलते हैं हम लोग पीरियड कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, दीज आर द कॉस्ट विच आर असाइंड टू द प्रोडक्ट, कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड वो कॉस्ट है, उसको बनाने का खर्चा कितना है, उसको बेचने का खर्चा कितना है, वो सब कुछ मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट में आएगा। पीरियड कॉस्ट क्या है, दीज आर द कॉस्ट विच आर चार्ज्ड एज एक्सपेंसेस अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड, कि कितना प्रोडक्ट को बेचकर हमारे पास रेवेन्यू आया, उसके अगेंस्ट हम कितना कितना खर्चा बुक करेंगे। सैलरीज, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ गई, सेल्समैन की सैलरी आ गई, डेप्रिसिएशन आ गया, वो सब कुछ पीरियड की कॉस्ट है, वो किसी एक डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, राइट। और प्रोडक्ट कॉस्ट में मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, जैसे कि रॉ मटेरियल कितना हुआ उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वेजेस कितनी पे की, ओवरहेड्स कितने लगे बनाने में, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डायरेक्टली जो भी खर्चे हैं वो प्रोडक्ट कॉस्ट में आ जाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट खर्चे है, राइट। क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसको एक बार सिर्फ आप लोगों ने रीड कर लेना है, आपको आइडिया होना चाहिए कि है क्या चीज, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये भी एक बार रीड करना है फॉर थ्योरी पर्पस। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जहां पे एक्चुअल में पेमेंट हो रही है, जहां पर एक्चुअल में फ्लो ऑफ कैश है, ठीक है। तो कॉस्ट विच इन्वॉल्व सम कैश पेमेंट और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, जहां पर कुछ ना कुछ रिसोर्सेस का आउटफ्लो है, उसको हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। जहां पर आउटफ्लो नहीं है, हम नोशनल खर्चे डाल रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट एट ऑल, ठीक है। डेप्रिसिएशन में क्या कोई कैश पेमेंट होती है? नहीं ना, तो वो क्या है, वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। जहां पर एक्चुअल में कैश का खर्चा है वो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, राइट। इसी कारण से हम बहुत जगह पर डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। हम यहां पर भी पढ़ेंगे, मार्जिनल में हम पढ़ेंगे, कैश ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ठीक है। कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है, कहता सिर्फ जहां पर कैश वाले खर्चे हो रहे हैं ना, जहां पर पेमेंट हो रही है सिर्फ वो खर्चे लेने हैं, कहता जहां पर नहीं हो रही है वो खर्चे छोड़ दो, ठीक है। तो इसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी बोलते हैं कि पॉकेट से कुछ ना कुछ जा रहा है, इसको इकोनॉमिक, नोशनल या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जहां पर एक्चुअल में पैसा हमारी पॉकेट से नहीं जाएगा। अब जिन्होंने एफएम पढ़ी है, आपने कैश बजट पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो कैश बजट में भी हम यही कहते हैं वर्किंग कैपिटल में कि वहां पर नॉन कैश वाली चीजें नहीं लेनी है, ठीक है।
उसके बाद दीज आर एक्चुअली इनकर्ड हेंस इजीली मेजरेबल, क्योंकि एक्चुअल में पैसा दिया है, हमें पता है कितना दिया है हमने पैसा, ठीक है. दीज आर नॉट एक्चुअली इनकर्ड हेंस डिफिकल्ट टू मेजर. रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको भी रिकॉर्ड तो करते ही हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते इसको, ठीक है. फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड डेफिनेटली करते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग में टू सम एक्सटेंट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि मशीन वगैरह से रिलेटेड डेप्रिसिएशन हो तो वो हम खर्चा कंसिडर करते हैं कि वियर एंड टीयर तो हो ही रही है ना मशीन की, तो उसका खर्चा हम कंसिडर करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर आ गया सैलरीज, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा. यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, कि हम जब P&L बना रहे हैं साल के एंड में तो वहां पर हम लोग नोशनल खर्चे डाल रहे हैं. क्लियर है? एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट. चलो, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट. अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज भी होने वाला है, ठीक है. फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट. अब इसमें एक तीसरी कॉस्ट और आएगी, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है. सबसे पहले हमारे पास आएगी वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एनी कॉस्ट विच चेंजेस विद द नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड. अब हमने एक शर्ट बनाई, ठीक है, 2.5 मीटर कपड़ा लगा, 500 रुपए का खर्चा हुआ. अब अगर एक शर्ट और बनाओगे तो और 500 रुपए का खर्चा होगा ना, और बनाओगे और होगा. तो ये क्या है? ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है. एनी कॉस्ट विच changes with the change in number of units manufactured. कि अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे तो एक्स्ट्रा खर्चा होगा ही होगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है. जैसे आपने अगर एक सब्जेक्ट की फीस पे की, अगर एक और सब्जेक्ट लोगे और फीस पे करोगे, तो वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितने सब्जेक्ट्स ले रहे हो, उसके हिसाब से आपकी फीस चेंज होती जा रही है. तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो चेंज होती है हमारे पास. एक यूनिट बनाया 500 रुपए का खर्चा, 2 यूनिट बनाए 1000 रुपए का खर्चा, 3 यूनिट बनाए 1500 रुपए का खर्चा. तो वो चेंज होती है हर यूनिट के साथ. इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट. अगला हमारे पास आ जाती है फिक्स्ड कॉस्ट. अब आपने एक शर्ट बनाई, उस आपने जो बिल्डिंग है, आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग है, उसका आप रेंट पे कर रहे हो 50,000, ठीक है. आपने एक शर्ट बनाई, 2 बनाई, क्या वो 50,000 रेंट चेंज होगा? नहीं चेंज होगा ना. उसको तो नहीं मतलब लैंडलॉर्ड को कि आप 1 यूनिट बना रहे हो या 10,000 यूनिट बना रहे हो, रेंट तो सेम ही रहेगा बिल्डिंग का. तो वो मेरी आ जाती है फिक्स्ड कॉस्ट, राइट. एनी cost which is not dependent on number of units being manufactured. ठीक है. तो वेरिएबल कॉस्ट है जो वेरी करेगी, फिक्स्ड कॉस्ट है जो वेरी नहीं करेगी. अब इसी में एक तीसरी तरह की कॉस्ट आती है हमारे पास, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है.
वेरिएबल कॉस्ट का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें कॉस्ट का कुछ पार्ट जो है वो वेरिएबल रहेगा या कुछ लेवल तक वो वेरिएबल रहेगी और कुछ लेवल तक वो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी। मान लो कि एक मशीनरी है, आप मशीनरी खरीद रहे हो, मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं कि अगर आप हर महीने आप उसे पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स के लिए ही चलाओगे, आप 200 घंटे ही चलाओगे अगर, ठीक है, तो आपका फिक्स्ड खर्चा है रिपेयर्स का, कि हर महीने आपके 5,000 रुपए का रिपेयर्स का खर्चा होगा, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, कि आप अगर इतने ही चलाओगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा चली, फिर वो कहते हैं कि हर 1 घंटे ज्यादा के लिए मुझे इतने इतने पैसे रिपेयर्स के बढ़ते चले जाएंगे आपके। आपने 1 घंटा और चलाया, आपके 100 रुपए और बढ़ जाएंगे, फिर 1 घंटा चलाया, फिर 100 रुपए बढ़ जाएंगे। तो एक लेवल तक वो जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड है, एक लेवल तक फिक्स्ड है, लेकिन उसके बाद वो कॉस्ट जो है वो वेरी करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एज सच डायरेक्ट ट्रीटमेंट कोई नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। हमेशा क्या करेंगे, हमेशा सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं कि उसमें से वेरिएबल एलिमेंट कितना है और फिक्स्ड एलिमेंट कितना है। डायरेक्ट ट्रीटमेंट कोई नहीं है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, वो कैसे करेंगे अभी बताता हूं। ये चीज क्लियर है, वेरिएबल क्या है, फिक्स्ड क्या है, सेमी वेरिएबल क्या है। अब हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पर हमें सिर्फ कॉस्ट बताई गई होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स बताए होंगे, लेकिन वो ये नहीं बताएगा आपको कि फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, ट्रीटमेंट अलग अलग हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से। मान लो 500 यूनिट बना रहे हैं, 1000 यूनिट बना रहे हैं, तो हमें कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। फिक्स्ड कॉस्ट को फिक्स्ड रखना पड़ेगा। वो सिर्फ हमें 2 चीजें देगा, क्या, एक कॉस्ट, एक नंबर ऑफ यूनिट्स। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वेरिएबल है या वो फिक्स्ड है या वो सेमी वेरिएबल है? क्योंकि अगर सेमी वेरिएबल होगी तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा हमें इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड। ठीक है, उसके लिए रूल्स क्या है? सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूं, वापस से सबसे पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूं। अब मान लो कि आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स एंड आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है। नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास है 1000 और टोटल कॉस्ट जो है 10,000। ठीक है, आपने ये नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाए, ये नंबर ऑफ यूनिट्स आपने 2000 कर दिए, तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो मैंने कहा ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़कर 20,000 हो गई। अब यहां पर मुझे ये बताओ कि पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? एक यूनिट का खर्चा कितना है? 10 रुपीज है सेकेंड केस में, यहां पर भी 10 रुपीज है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट का फीचर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट का फीचर ये है कि जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज करोगे, आपकी टोटल कॉस्ट जो है ये वेरी करेगी, लेकिन आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। ठीक है ना, आपकी पर यूनिट कॉस्ट नहीं चेंज होगी, लेकिन आपकी टोटल कॉस्ट चेंज हो जाएगी और वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगी। नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 से बढ़ाए, वैसे ही आपकी टोटल कॉस्ट चेंज होगी। तो ये है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट का फीचर। इससे हमें पता चलेगा कि कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है। अगर टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है लेकिन पर यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, तो वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर है ये चीज? कर लिया, नोट हो गया सबका? आगे नेक्स्ट आते हैं, अब फिक्स्ड कॉस्ट हमें कैसे पता चलेगी? number of units
टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। तो जब भी ऐसा केस होगा ना जहां पर आपको नेचर नहीं पता कॉस्ट की, ठीक है, कि वेरिएबल है, फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है, वहां पर दो चीज़ों पे फोकस करना है, एक टोटल कॉस्ट पे और एक पर यूनिट कॉस्ट। दो चीज़ें निकाल के देख लेंगे। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 है, टोटल कॉस्ट 10,000 है। अब यहाँ पर जब नंबर ऑफ यूनिट्स 2000 किए, क्या टोटल कॉस्ट चेंज होगी? नहीं चेंज होगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी, ठीक है। अब पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी? फर्स्ट केस में 10 आ गई, सेकेंड केस में 5। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट का फीचर है क्या, कि फिक्स्ड कॉस्ट के केस में ये टोटल कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, बट आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो वेरी करेगी। तो यहां से आपको नेचर पता चलेगी। अगर आपकी टोटल कॉस्ट वेरी कर रही है, पर यूनिट सेम रह रही है, तो वेरिएबल है। अगर टोटल कॉस्ट सेम है बट पर यूनिट वेरी कर रही है, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल कैसे पता चलेगी हमें? थर्ड टाइप हमारे पास आ रही है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। यहां पर हमने कहा 1000 यूनिट्स बनाए, टोटल कॉस्ट थी 10,000 की। हमने यूनिट्स बढ़ा के 2000 कर दिए, टोटल कॉस्ट हो गई 18,000 की, ठीक है। अब पर यूनिट कॉस्ट क्या है? फर्स्ट में 10 है, सेकंड में 9 होगी, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है? यहां पे आपकी टोटल कॉस्ट भी वेरी हो रही है और आपकी पर यूनिट कॉस्ट भी वेरी कर रही है, ठीक है। तो अगर आपकी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट दोनों ही चेंज हो रही है, दोनों ही वेरी कर रही है, तो वो मेरी बन जाएगी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जहां पे वो सिर्फ आपको टोटल कॉस्ट बता देगा और नेचर आपको ये नहीं बताएगा कि फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है। वो हमें आइडेंटिफाई करके फिर उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो सेमी वेरिएबल के केस में दोनों ही चीज़ें वेरी करेंगी, ठीक। सर इसमें से अलग अलग कैसे करेंगे सर? हाँ, वही आ रहा हूँ, इसके बाद इसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। लिख लिया सबने? अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा, मैंने कहा कि सेमी वेरिएबल का एज सच ट्रीटमेंट नहीं है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा सेमी वेरिएबल को इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। वो कैसे करना है डिवाइड? अब हमने यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स कितने चेंज किए? 1000, ठीक है। मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स जो बढ़ाए थे, मैंने डिफरेंस ले लिया, इसका डिफरेंस कितना है? 1000 का। अब मेरे ये नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज करने से कितनी कॉस्ट चेंज हुई है? 8000 की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 8000 तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है ना। ये 8000 जो है ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट। कितने यूनिट्स के लिए? 1000 यूनिट्स के लिए मेरी वेरिएबल कॉस्ट है ये। जब 1000 यूनिट्स मैंने बढ़ाए तो मेरी 8000 से कॉस्ट बढ़ गई, तो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है फॉर 1000 यूनिट्स। मैं यहां से अब क्या निकालूंगा? यहां से मैं निकालूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी मेरी? 8 रुपीज हो जाएगी। 8000 मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी, कितने यूनिट्स के लिए? 1000 यूनिट्स के लिए। तो हर एक यूनिट के लिए मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 8 रुपीज।
ठीक है, हर एक यूनिट की मेरी कॉस्ट क्या है, 8 रुपीज़ है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कोई भी उठा लूँगा एक, जैसे यही वाला केस उठा लेता हूँ। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से वेरिएबल कितनी है और इसमें से फिक्स्ड कितनी है। मेरी टोटल कॉस्ट मेरी 10,000 थी, इसमें से कुछ पार्ट मेरा वेरिएबल था, कुछ पार्ट मेरा फिक्स्ड था, ठीक है। अब वेरिएबल कैसे पता चलेगा, मैंने यहाँ पे क्या निकाला, मैंने कहा हर एक यूनिट के लिए 8 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ पे कितने यूनिट बनाए, 1000 यूनिट बनाए, तो 1000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 8000 आ गया मेरी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी अब, 2000 की। टोटल मेरी 10,000 की कॉस्ट थी, उसमें से मेरी 8000 की वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई कर ली, तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास बची 2000। तो अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेमी वेरिएबल नहीं रही, अब वो वेरिएबल और फिक्स्ड में बाइफरकेट कर दिया हमने उसे, ठीक है। कोई डाउट इसकी डिवीजन में, क्लियर है कि कैसे हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। हमने डिफरेंस निकाला कि कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाए, हमने कहा 1000। उस 1000 को बनाने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी हुई, 8000 की। तो हर एक यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 8 रुपीज़, क्योंकि 8000 जो थी वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी फॉर 1000 यूनिट्स। एक यूनिट के लिए 8 रुपये, ठीक है। तो फिर मैंने कोई भी केस, अगर आप यहाँ से ये वाला केस भी लोगे, इससे भी सेम आएगा। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी आपके पास, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। 16,000 की वेरिएबल कॉस्ट हो गई, तो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बची, 2000। 18,000 माइनस 16,000, फिक्स्ड कॉस्ट 2000। तो आप कोई भी केस लेके सॉल्व कर सकते हो, चाहे फर्स्ट वाला चाहे सेकेंड वाला। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट इसमें? चलो, अब इसके बाद ना ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर कभी कोई शॉर्ट नोट आ सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, सिंपल कि कोई भी हम प्रोडक्ट नया बना रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉस्ट है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमें आने वाले चैप्टर्स में धीरे धीरे पता चल जाएगा, कॉस्ट शीट में ही मेनली पता चलेगा हमें, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर आ जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है ना, कि अगर आज हम एक चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं तो कोई चीज़ हम फोरगो कर रहे हैं, हम उस चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उससे जो इनकम आ सकती थी उसको हम लोग छोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एफएम वाले बच्चे बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन से चैप्टर में पढ़ा था? नाम, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। अच्छा चलो, हाँ, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्वेश्चंस में आता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आपको सीएफएटी स्टेटमेंट में लेना है। और कहाँ पे पढ़ा था? हो गया, कंप्लीट हो गया एफएम या नहीं? कौन सा चैप्टर पढ़ा है? अच्छा, फिर नहीं बता सकते तुम, फिर नहीं बता पाओगे। वर्किंग कैपिटल में आता है, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट का, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, ठीक है। जब रिसीवेबल्स मैनेजमेंट करोगे ना, डेटर्स मैनेजमेंट करोगे, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि डेटर्स को हम लोग कितने क्रेडिट पीरियड कैसे दें, 30 डेज का दें, 45 डेज का दें या 60 डेज का दें। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे बनती है, वो कह रहे हैं कि अगर मान लो कि आपने 1 लाख रुपए की सेल की है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने क्रेडिट सेल की, क्रेडिट सेल की आपने 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए के पास आपके पास 2-3 ऑप्शंस आप देख रहे हो कि क्रेडिट पीरियड कितना दें, 30 डेज का दें, 45 डेज का दें या 60 डेज का दें। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे बनती है, वो कहते हैं कि अगर 30 डेज का क्रेडिट पीरियड देते हो, ठीक है, तो 30 डेज पे आपके पास पैसा आ जाएगा, 30 डेज में पैसा आ जाएगा आपके पास, वो पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दोगे या बैंक में रख दोगे, उस पर इंटरेस्ट कमाना स्टार्ट कर दोगे। अब
अगर ये पैसा 45 डेज पे आए तो वो 15 दिन का आप इंटरेस्ट लूज करोगे या इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आप लूज करोगे, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, फिर वो कहता है कि फिर करना ही क्यों है, फिर बढ़ाना ही क्यों है पीरियड इसलिए बढ़ाना पड़ता है ताकि हम अपनी सेल्स बढ़ा सकें। अगर आप 30 दिन का दे रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर 45 डेज दे दे, कस्टमर तो चला जाएगा ना वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में आप ये चीज़ पढ़ोगे। एक्चुअली ये दोनों सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड है कहीं ना कहीं, कॉस्टिंग और एफएम, इसीलिए ये पहले एक टाइम पर एक साथ डाले गए थे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कोरिलेट होती है। यहाँ पर आप, वहाँ पे आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में आ जाएगी। अब एक कॉन्सेप्ट और आएगा जो आपने लीवरेजेस पढ़ा है। ठीक है, लीवरेजेस में आपने ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ा है। ऑपरेटिंग लीवरेज का एक रिलेशनशिप बनता है ऑपरेटिंग लीवरेज एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, वो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है। ठीक है, उसकी पूरी डेरिवेशन है कि वो कैसे इनवर्स रिलेशनशिप बनता है। चलो, उसके बाद संक कॉस्ट आ जाती है। संक कॉस्ट है कि जो कॉस्ट इनकर हो चुकी है, बस अब वो वापस नहीं आएगी हमारे पास। मान लो आपने एक प्रोजेक्ट सोच रहे हो आप कुछ करने का, ठीक है, उसके लिए आपने किसी प्रोफेशनल को हायर किया, उसको 50,000 रुपये पे किए। अब आप प्रोजेक्ट करो या ना करो, उसको तो पेमेंट कर दी ना आपने, वो तो वापस नहीं ले सकते आप, वो आपकी संक कॉस्ट है। वो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए अब इररेलेवेंट है कि आप प्रोजेक्ट करोगे नहीं करोगे। आपने उससे पहले के लिए उससे एक बार बुलाया उस प्रोफेशनल को कि भैया आके मेरे को बता दे, स्टार्टस बता दे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने ज़मीन खरीदनी है, ज़मीन खरीदने के लिए आपने किसी को बुलाया, ठीक है, कि भाई चेक कर ले सारा कुछ। उसने कहा जी 50,000 रुपये लूँगा। आपने कहा ठीक है, ले ली, कोई बात नहीं। अब बाद में आप खरीदो ना खरीदो, वो खर्चा तो आपका हो गया, वो आपकी लैंड की डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है ना, वो खर्चा आपका हो गया, वो आपकी संक कॉस्ट है। अब मान लो जैसे ये शादी.com है, ठीक है, अब अगर उस पर एक मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बनाई जाती है तो वो पैसे मांगते हैं आपसे। ठीक है, वो कहते हैं जी प्लान, ये वाला प्लान ले लो, डायमंड प्लान ले लो, ये प्लान ले लो। ठीक है, अब रिश्ता हो या ना हो, वो तो खर्चा हो गया ना। वो आपके रिश्ता होने या ना होने के लिए रेलिवेंट है कॉस्ट? नहीं है। ठीक है, उनको उनका पैसा मिल गया, आपके लिए वो संक कॉस्ट है, राइट। तो संक कॉस्ट जो होती है वो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट नहीं रहती। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी आपने पढ़ा होगा संक कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर जो बैक क्वेश्चंस हैं उसमें संक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। आई थिंक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 वाला, वो जो गैलन्स वाला क्वेश्चन है, उसी में संक कॉस्ट आते हैं। वो उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो संक कॉस्ट की गई है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अच्छा, कल ही की है, फिर तो ताज़ा ताज़ा ही याद है। क्या चीज़? नहीं, इसमें एज सच डीपली कुछ नहीं है संक कॉस्ट के ऊपर। हाँ, उसमें क्वेश्चन में था, बस वही, वो क्वेश्चन में आता है संक कॉस्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 13 है वो, बैक क्वेश्चंस में। ठीक है, तो संक कॉस्ट हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट नहीं है, वो खर्चा हो चुका है हमारा। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या है, ये हमने अभी पढ़ लिया, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, जहां पर एक्चुअल में पेमेंट नहीं है। ठीक है, वहां पर हमने नाम दिया था इसको, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट। ठीक है, एक ही चीज है, सेम चीज है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद कैपिटलाइज्ड कॉस्ट है, कोई भी खर्चा जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे। ठीक, विच आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। जैसे कि अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, उसका जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन वगैरह है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है ना, कोई भी मशीनरी स्टार्ट होने से पहले अगर कोई खर्चा है तो उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, तो वो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर है।
कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हमारा खर्चा है, ठीक। लाइक एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक। इंजीनियरिंग कॉस्ट छोड़ दो, जरूरत नहीं है इसमें। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है कि आप कितना इनपुट करोगे उससे कितना आपके पास आउटपुट आएगा, उसका रिलेशनशिप है और कुछ नहीं है, कभी पूछा नहीं गया ये। असेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपको सिर्फ एक बार रीड करना है, 3-4 पॉइंट याद कर लेना बस। क्या हो सकता है, इजी टू यूज होना चाहिए, ठीक है, सबकी समझ में आना चाहिए, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम मत बना दो कि किसी के समझ में ही ना आए, ठीक है। सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट, एक्यूरेसी ऑफ डेटा, कि जो भी डेटा हमें मिल रहा है उस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्सेज के बेसिस पर वो डेटा होना चाहिए, ठीक है। फिर रेलिवेंट होना चाहिए डेटा, वो डेटा हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट का रोल बहुत बड़ा, शुड हैव फेथ इन द कॉस्टिंग सिस्टम एंड शुड आल्सो प्रोवाइड अ हेल्पिंग हैंड फॉर द डेवलपमेंट। अगर मैनेजमेंट ही साथ नहीं देगी तो कुछ भी इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट को फेथ होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सही है, ऑथेंटिक है। पार्टिसिपेटिव रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, जो लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए व्हेन यू आर डेवलपिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अल्टीमेटली तो उन्होंने ही काम करना है ग्राउंड लेवल पे, अगर उनको ही समझ में नहीं आएगा कि सिस्टम है क्या तो वो कैसे उस सिस्टम को यूज कर पाएंगे, कैसे आपको एक्यूरेट डेटा दे पाएंगे वो, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यही नहीं कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ही खर्चा इतना ज्यादा कर गया कि हमारे प्रॉफिट्स ही खा गया सारे, क्या फायदा उससे सिस्टम का, राइट। स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन, की इम्प्लीमेंटेशन उसकी सही ढंग से होनी चाहिए, कि हमारे रूटीन के जो काम है वो रुकने नहीं चाहिए, उसमें हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, ऐसी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आईटी की बात करें, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशंस होती है बड़े बड़े कंपनीज में, सब जगह पे होती है, ठीक है। जब ईआरपी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं तब भी वी हैव टू मेक श्योर कि उनका रूटीन का कोई काम नहीं रुकना चाहिए, साथ साथ में इसकी इम्प्लीमेंटेशन चलती रहे बट उनका रूटीन का कोई भी काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो बस ये कुछ चीज़ें आपको हेडिंग्स भी याद कर लोगे, उसके अंदर लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी थ्योरी लिखते हो ना, थ्योरी में माइंड में बहुत बार आता है कि क्या हमें वर्ड टू वर्ड सेम चीज़ लिखनी है, ज़रूरी नहीं, ठीक है। कोई भी इवन थ्योरी सब्जेक्ट में भी ये नहीं है कि हमें वर्ड टू वर्ड क्रैम करके उसको लिखना है, बट आप जो लिख रहे हो उसमें आपकी रेलिवेंट चीज़ें ऐड हो जानी चाहिए, रेलिवेंट पॉइंट्स आपके उसमें कवर होने चाहिए, जिससे कि जो उसने क्वेश्चन पूछा उसका कन्वे हो जाए, जो आप आंसर कर रहे हो उसका मीनिंग प्रॉपरली कन्वे हो जाए, राइट। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बिल्कुल क्रैम करके वर्ड टू वर्ड सेम चीज़ लिखो, बट जो लिखो वो सही लिखो, उसमें कहानी और गाने नहीं होने चाहिए बस, ठीक है ना। पेपर में ना हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे पेपर लेंथी आएगा, कॉस्टिंग का पेपर भी लेंथी आएगा, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है ना। मैं ऐसे ही बोल दूँ कि नहीं क्या लेंथी, कुछ नहीं आया, लेंथी आएगा पेपर, हमें पता है लेंथी आ रहा है पेपर, बट उसमें वी हैव टू मेक श्योर कि अगर 100 मार्क्स का हम नहीं भी अटेम्प्ट कर पा रहे, जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें गलतियां करोगे, सिली मिस्टेक्स करोगे, कैलकुलेशन एरर्स करोगे, फिर गड़बड़ है, ठीक है। वही चीज़ें हमने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेनी है पहले की, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। वो अवॉइड कैसे होंगी, जितना हम रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिख लिख के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब हमें पता चलेगा गलतियाँ। यहाँ पे जितनी गलतियाँ करनी है भर भर के कर लो, टेस्ट में जितनी गलतियाँ होंगी कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, प्रैक्टिस बुकलेट में जितनी गलतियाँ होंगी कोई बात नहीं, होने दो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे जितनी गलतियां कर लेंगे उतनी गलतियां हमारी एग्जाम में बचेंगी, उतने मार्क्स हमारे एग्जाम में बचेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेस्ट वेस्ट में गलतियां होती हैं, कम होते हैं मार्क्स, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम अभी सीख रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, लिखना, लिख के करो सारी चीजें, ठीक है। और मैं आने वाले चैप्टर्स में, जब हम अगले चैप्टर्स पे जाएंगे, वहां पर बुक है आपके पास, सब कुछ है, बट फिर भी मैं ज़्यादा चीज़ें लिखवाऊंगा, क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें हमेशा ज़्यादा याद रहती है, हमेशा, ऑलवेज। तो अभी देखोगे ना, आपको एग्जाम में बुक पे क्या लिखा था भूल जाओगे, लेकिन आपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज पे, राइट पेज पे क्या लिखा था वो आपको कहीं ना कहीं याद आ जाएगा। तो इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है, चाहे नोट्स हैं, सब कुछ है,
नोट्स में लिखा भी होगा आधे से ज़्यादा चीज़ें, हम फिर भी उसको लिखेंगे, जितना लिखेंगे उतना हमें याद रहेगा, ठीक है। असेंशियल फैक्टर्स फॉर इंस्टॉलिंग अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, एक बार रीड कर लेना बस, ठीक है, सिर्फ एक बार रीड कर लेना। अगर कोई किसी पॉइंट में दिक्कत होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये मैं अभी टच अपॉन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को आज बेसिक्स ख़त्म करने हैं। बेसिक्स में इंपॉर्टेंट वाला काफ़ी पार्ट कर लिया है, एक पार्ट करना है मुझे, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर है कोई भी वो चीज़ जिसके लिए हम कॉस्टिंग निकाल रहे हैं। जैसे कि एक लोकेशन हो सकती है, अगर मेरी मल्टीपल फैक्ट्रीज है तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी दिल्ली वाली फैक्ट्री में कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो दिल्ली की जो फैक्ट्री है वो एक कॉस्ट सेंटर बन जाता है मेरा, कि जिसके लिए हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। या फिर कोई एक पर्सन हो सकता है कि सेल्स मैनेजर को सैलरी कितनी दे रहा हूं, बिजनेस के लिए तो कॉस्ट है सेल्स मैनेजर की सैलरी। उसके बाद कोई भी आइटम ऑफ इक्विपमेंट हो सकती है, मशीनरी एक्स पे कितना खर्चा हुआ, और अ ग्रुप ऑफ दीज फॉर विच द कॉस्ट में बी ascertained and used for the purpose of cost control, कि जिस भी चीज के लिए, कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मेरा सेल्स डिपार्टमेंट पे खर्चा कितना हो रहा है, मेरा एडमिन डिपार्टमेंट है उस पे खर्चा कितना हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी चीज की जिसकी हम लोग कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो हमारा है कॉस्ट सेंटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर रीड कर लेना। स्टैंडर्ड्स कॉस्ट सेंटर, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर क्या है? जहां पर हम लोग स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं कि आज हमने इतना मटेरियल डाला है तो इतनी हमारे पास फिनिश्ड गुड्स बनकर आने चाहिए, ठीक है। तो वो आता है स्टैंडर्ड्स कॉस्ट सेंटर। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर वेयर द आउटपुट्स आर नॉट मेजरेबल, जहां पर हम लोग आउटपुट मेजर नहीं कर सकते, एस्टिमेट बेसिस पर हम देखते हैं कि आज इतना डाला है तो इतनी आउटपुट हमारी आनी चाहिए। अगर मेजरेबल है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर हो जाएगा, अगर मेजर नहीं कर सकते हैं तो डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी मतलब अपनी एस्टिमेट के बेसिस पर, राइट। पर्सनल कॉस्ट सेंटर आ जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की या पर्टिकुलर लोगों की, मैं कह रहा हूं कि मेरे ड्राइवर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, कि मेरे ड्राइवर्स के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। एक आ जाएगा मेरे ट्रक्स के ऊपर रिपेयर्स का खर्चा कितना हो रहा है, टायर्स का खर्चा कितना हो रहा है। तो इस तरह से कॉस्ट सेंटर बनते हैं, ठीक है। कॉस्ट सेंटर में ही फिर आता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। एक चीज और आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं। कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर एक डिपार्टमेंट है जिसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद रेवेन्यू सेंटर है जिसका काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना, राइट। हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भैया तेरा काम ये है, ये तेरी टीम है, तेरा काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि रेवेन्यू कैसे ज्यादा से ज्यादा जनरेट करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम सेल कैसे करें। प्रॉफिट सेंटर, उसका काम है कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, ठीक है। रेवेन्यू में आ जाता है सेल्स कैसे इंक्रीज करें, प्रॉफिट सेंटर में आ जाएगा कि हम प्रॉफिट कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं अपना। इन्वेस्टमेंट सेंटर है कि हम जो भी कमा रहे हैं उसको सही ढंग से हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना एक बार फॉर थ्योरी पर्पस, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। कोई डाउट यहां तक? जब बुक्स मिल जाएंगी ना तो ये टॉपिक्स एक बार अच्छे से रीड करना तुम्हारा, ठीक है। कॉस्ट यूनिट सिंपल है। कॉस्ट यूनिट क्या है कि जिस यूनिट में हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, केजीज में कर रहे हैं, नंबर में कर रहे हैं, वेट के हिसाब से कर रहे हैं, कैसे हम उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं 100 रुपीज़ पर मीटर, 100 रुपीज़ पर केजी, तो वो मीटर और केजी जो है वो कॉस्ट यूनिट है, ठीक है। 60 रुपीज़ पर लीटर, तो वो पर लीटर, पर मीटर, पर केजी, किस यूनिट में हम कॉस्टिंग कर रहे हैं उसको कॉस्ट यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट।
एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट में 3 मेजर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कॉस्ट के 3 मेजर एलिमेंट्स हैं। अब आप लोग बताओ कि अगर हमें घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या चाहिए आपको? मटेरियल चाहिए। तो पहला एलिमेंट हमारे पास आ जाता है मटेरियल। चलो मटेरियल आ गया, उसके बाद क्या चाहिए? लेबर चाहिए। तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास आ जाता है लेबर। अब मटेरियल लेबर आ गया, काम शुरू हो गया। इसके अलावा और ऊपर के खर्चे होंगे, ठीक है, लेबर का चाय पानी का खर्चा होगा, तो वो सब क्या आ जाते हैं? अदर एक्सपेंसेस। तो पूरी कॉस्टिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली। एलिमेंट्स का मतलब है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट हमारे पास मटेरियल है, फिर लेबर है, फिर अदर एक्सपेंसेस है। घर बनाना है, सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, फिर उसको यूज करने के लिए लेबर चाहिए। मटेरियल लेबर आ गई, फिर उसके ऊपर के खर्चे आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब इसकी भी फर्दर डिवीजन है कि अगर हम लोग मटेरियल की बात करें, मटेरियल भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेबर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और अदर एक्सपेंसेस भी। ये तीनों ही चीजें 2-2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहां पर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है और यहां पर हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। इसी तरह से लेबर में हमारे पास डायरेक्ट लेबर हो सकती है एंड इनडायरेक्ट लेबर हो सकती है, एंड अदर एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट कौन से हैं? जो पर यूनिट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। जो चेंज होते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। इनडायरेक्ट खर्चे भी चेंज हो सकते हैं, वो वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है जो हम लोग 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्ट कौन से हैं? जो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि शर्ट को बनाने के लिए बिजली का बिल खर्चा कितना आ रहा है, एक शर्ट को बनाने के लिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कपड़ा कितना लग रहा है उसकी कॉस्ट हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जितनी भी हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट है, जितनी भी हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट आती है, सम टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है। जितनी भी मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है, तो डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग टोटल को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है कि इट इज द प्राइमरी कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। अब कपड़े के बिना शर्ट नहीं बन सकती, ठीक है, ईंट सीमेंट के बिना घर नहीं बन सकता। तो ये हमारा प्राइमरी चीजें हैं जो हमें चाहिए है। डायरेक्ट कॉस्ट है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो हमें चीजें चाहिए है। इसी तरह से अगर हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें, तो जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट 1 यूनिट में आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, उस टोटल कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स। ठीक है, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, जितने भी मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं। इसकी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे, प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। ओवरहेड्स का पूरा ओवरहेड्स का चैप्टर है हमारे पास। अब ओवरहेड्स भी ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। अगर ओवरहेड्स की बात करें तो ओवरहेड्स ब्रॉडली हमारे पास 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है।
पहली कैटेगरी हमारे पास आती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स सेकेंड हमारे पास आती है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ब्रॉडली जब हम ओवरहेड्स की बात करते हैं तो हम इन तीन कैटेगरीज में ही इसको डिवाइड करते हैं ओवरहेड्स को, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन से हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स हैं जो हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, जहां पर फैक्ट्री के उसमें काम हो रहा है, जहां पे प्रोडक्ट बन रहा है मेरा, वहां पर जितने भी ओवरहेड्स होंगे वो मेरे फैक्ट्री के ओवरहेड्स होंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स इज ऑल ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो ये आ जाता है मेरे पास ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या ओवरहेड्स हो सकते हैं? जैसे कि सुपरवाइजर की सैलरी, ठीक है, ओवरहेड्स है। अब मुझे तो नहीं पता, एक यूनिट में तो आइडेंटिफाइड नहीं है, तो मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब मेरे ओवरहेड्स है। तो यहां पर क्या आ गया? सुपरवाइजर की सैलरी। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो ये सब चीज़ें जो है, जो भी मेरी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो सब यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर मैं किसी कस्टमर का प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मेरी मशीन यूज हो रही है, वियर एंड टीयर हो रही है ना मशीन की, उस वियर एंड टीयर की कॉस्ट तो मैं रिकवर करूंगा। वियर एंड टीयर की कॉस्ट क्या है? वो डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या है? कि जो मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जो मेरा मैनेजमेंट से रिलेटेड है। स्टेशनरी का खर्चा, ठीक है, फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग हो गई। तो जितना भी मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ, उसके बाद ऑफिस का रेंट है अगर वो आ जाएगा, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी आ जाएगा इसी में। इलेक्ट्रिसिटी का ना डिपेंड करेगा कि फैक्ट्री से रिलेटेड है या ऑफिस की है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ की है। अगर कॉमन दे रखी है तो फिर हमें डिवाइड करनी पड़ती है, वो हम ओवरहेड्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे उसको डिवाइड करते हैं। अगर वो ऑफिस वाले एरिया से रिलेटेड है वो आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, जैसे आपके कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, उन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट को बेचने के लिए जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। क्या कुछ हो सकता है? एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, सेल्समैन की सैलरी हो सकती है, ठीक है, सेल्समैन की सैलरी हो गई, सेल्समैन का कमीशन हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या आ जाएगी? सैलरी ऑफ द ड्राइवर जो डिलीवरी कर रहा है गुड्स की,
पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड करेगा, पैकेजिंग दो तरह की होती है, ठीक है, वो कॉस्ट शीट में हम करेंगे। एक होती है प्राइमरी पैकेजिंग और एक होती है सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग होती है कि प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए पैकेजिंग चाहिए। शहद को स्टोर करना है तो आपको एक ग्लास जार चाहिए, वो ग्लास जार जो है वो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है। लेकिन अब उस ग्लास जार को आप ऐसे तो नहीं भेज दोगे सीधा, उसको आगे कार्टन में आप पैक करोगे तब डिलीवर करोगे, ठीक है। वो कार्टन में पैक क्यों किया? फॉर द सेफ डिलीवरी। वो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनता है, ठीक है। वो सारी डिटेल्स आएंगी कॉस्ट शीट के चैप्टर में कि उसमें कई चीजें आएंगी कि ऐसा है तो ऐसा है। अब जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, वहां पर हम इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक प्रोडक्शन से रिलेटेड है, एक जनरल है। प्रोडक्शन से रिलेटेड वाले प्रोडक्शन में जाएंगे, जनरल वाले अलग जाएंगे हमारे, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन बता रहा हूं कि ब्रॉडली क्या हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं इसको। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? तो इसके साथ हमारा बेसिक पार्ट हो गया, ठीक है, कि कॉस्ट क्या है। इसमें अब इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी करने वाली है? एक डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, और ये एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें इसका बेसिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। कोई डाउट इसमें? अब करना क्या है, घर जाके आज इसको रिवाइज करना है अच्छे से। कोई डाउट होगा कल हम पहले डाउट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट रखना नहीं है मन में, सिली से सिली डाउट है कुछ भी है पूछो, ठीक है। उसको क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर ये चीज़ है तो क्यों है। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, क्यों जरूर पूछा करो कि क्यों है, ऐसा क्यों है, ठीक है ना। हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो निकल ही आएगा, ठीक है ना। तो आपका अगर क्यों आंसर हो गया तो समझ लो कि आधी चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग, हमारा पहला मेजर चैप्टर। पहले 3 चैप्टर जो है वो हमारा बेस है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट तो सारी है, बट ये 3 चैप्टर से आपका एक काफ़ी बेस ले होगा। फिर आएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो ओवरहेड कॉस्टिंग के बेसिस पर है। अगर ओवरहेड्स नहीं आता तो एक्टिविटी नहीं आ पाएगा, ठीक है। फिर सब चीज़ों को कंबाइन करके कॉस्ट शीट बनाएंगे। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स के लिए हम जाएंगे बचपन में, जर्नल एंट्रीज वगैरह करेंगे, जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, वो सब बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है। मॉड्यूल 2 जो है, मॉड्यूल 2 थोड़ा सा लेवल अप है, कुछ चैप्टर्स उसमें, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 बेस है, मॉड्यूल 2 थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है कुछ चैप्टर्स उसमें। प्रोसेस कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ठीक है, मार्जिनल है, सर्विस है, बजटरी है। मज़ा आया? समझ में आया? मज़े से ज़्यादा समझ में आया वो ज़रूरी है, ठीक है ना। समझ में आना ज़रूरी है। हाँ जी हिमांशु आ जाओ। ख़त्म? बड़ी जल्दी आया? अच्छा असेंबली आया, ठीक है। चलो मन बना लिया या नहीं कि करना है या नहीं? पक्का? या शाम तक फिर चेंज होगा? नहीं सर, पक्की गल है? हाँ जी चलो ठीक है, फिर ठीक है, हम चेंज नहीं करना, हाँ जी, ठीक है ना, फाइनल रखना। चलो ठीक है जी, कल मिले फिर।